Hello everyone, my name is Budisha and welcome back to my channel Underworld Study. Today we are starting Unit 3 Social and Psychological Perspectives on Identity from the book BPCG 172 Youth, Gender and Identity. I have already covered Unit 1 and Unit 2 in my previous videos, so if you have not watched those yet, the link is in the description below and also at the end of this video. I highly recommend checking them out first for better understanding and continuity. If you find this video helpful, do give it a like, share and subscribe to my channel. Now without any further delay, let's get started with the block introduction. This is block 2, Youth and Identity. जब कोई गर्ल या बॉय यंग होता है, यूथ स्टेज पे होता है, तो उस टाइम उनकी आइडेंटिटी बनती है। अगर ये आइडेंटिटी सही से नहीं बनी, तो उन्हें कंफ्यूजन हो सकता है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। इस ब्लॉक में हम 3 मेन यूनिट्स कवर करेंगे। सबसे पहली है सोशल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन आइडेंटिटी। इसमें बताया गया है कि आइडेंटिटी क्या होती है और कैसे हमारे रिलेशंस यानी कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स ये कैसे यूथ की आइडेंटिटी को बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि थॉट्स, फीलिंग्स और डिसीजन का क्या रोल होता है यूथ की आइडेंटिटी पे। यूनिट 4 एजुकेशन, करियर एंड पीयर ग्रुप। इसमें ये बताया गया है कि स्कूल, जॉब और पीयर ग्रुप यानी कि जो फ्रेंड्स होते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं आइडेंटिटी बनाने में। फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है वो भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। यूनिट 5 यूथ कल्चर, इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें ये बताया गया है कि मीडिया और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और फॉरेन कल्चर का यूथ के थॉट्स पे और उनके लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम इस यूनिट में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी यूनिट 3। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यूथ का जो टाइम होता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग और कलरफुल होता है। इस एज में कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज फील करते हैं और कुछ लोग अपने आप को कम्प्लीटली खो चुके होते हैं। कुछ यूथ जस्टिस के लिए फाइट करते हैं और कुछ रिस्की कामों में थ्रिल ढूंढते हैं। एक ही टाइम पर यूथ होपफुल, जिद्दी, एनर्जेटिक या कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सोसाइटी यूथ को मिक्स्ड वे में देखती है, कभी उन्हें डेंजर के फॉर्म में देखती है तो कभी उन्हें फ्यूचर के हीरोज के फॉर्म में देखती है। इसलिए यूथ की आइडेंटिटी को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। अब हम समझते हैं कि आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी बात जो पहले कंफ्यूजिंग लगती है पर जब हम उसे ध्यान से समझें तो उसमें कुछ ट्रुथ होता है, कुछ सच्चाई होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी अ पैराडॉक्स का मतलब यहाँ ये है कि हमारी जो आइडेंटिटी है एक ऐसी चीज है जो पर्सनल भी होती है और सोशल भी होती है। मतलब एक ही टाइम पे दो अलग अलग तरीके से हमारी आइडेंटिटी बनती है। आप सोचते होंगे कि आप खुद अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करते हो, जैसे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है और इस चीज पे आप वर्क करते हो, यही आगे चल के आपकी आइडेंटिटी बनती है। लेकिन सोसाइटी भी आपके ऊपर कुछ लेबल्स लगाते हैं, जैसे कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, ये भी आइडेंटिटी का पार्ट होता है। तो अगर हम देखें तो आइडेंटिटी लगती तो पर्सनल है पर रियलिटी में वो पर्सनल प्लस सोशल दोनों होती है। वो फिक्स लगती है लेकिन वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। अलग रोल्स होते हैं लेकिन वो अलग रोल जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन जो है फील कर सकता है। मतलब एक ही पर्सन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो है वो आइडेंटिटी में होते हैं। आइडेंटिटी इज वेयर सेल्फ मीट्स सोसाइटी। आइडेंटिटी वही जगह है जहां आपका रियल सेल्फ और सोसाइटी दोनों मिलते हैं। आप जो खुद को समझते हो, जैसे कि आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस, बिलीव्स, वैल्यूज, वो आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। लेकिन सोसाइटी भी आपकी आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर आपको कोई बोले कि आप स्टूडेंट हो, या आपको कोई बोले आप इंडियन हो, या फिर कोई आपको ये बोले आप फीमेल हो या मेल हो, तो ये सारे जो लेबल्स हैं ये हमें सोसाइटी ने ही दिए हैं। आइडेंटिटी पर्सनल भी है, मतलब हम खुद को कैसे देखते हैं, और सोशल भी है, लोग हमें कैसे देखते हैं।
नेक्स्ट है आइडेंटिटी इज कंटिंजेंट एंड डायनामिक। आइडेंटिटी टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती। हर जगह आपका रोल जो है वो अलग अलग होता है। घर पे आप किसी के डॉटर हो या सन हो, ऑफिस में आप एक एम्प्लॉय हो, फ्रेंड्स के साथ आप एक फन बडी कह सकते हैं हम वो हो। तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन या फिर आप जहाँ पे हो वहाँ आपका क्या रोल है। उसके बाद है आइडेंटिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस। आइडेंटिटी चेंज होने के बाद भी एक जैसी फील होती है, एक कनेक्शन बना रहता है। चाहे रोल बदल जाए फिर भी आपको लगता है कि आप वही सेम पर्सन हो, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो पर्सन वही है ना, हमारे रोल्स बदल रहे हैं जगह के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हम अपने चाइल्डहुड, यूथ और फ्यूचर सबको एक ही लाइफ स्टोरी से जोड़कर देखते हैं। अगर इसे एग्जाम्पल से समझे तो आप कह सकते हो, मैं हमेशा से क्यूरियस थी। चाहे आपका रोल स्टूडेंट का हो या टीचर का हो, आप क्यूरियस तो थे हमेशा से। तो आइडेंटिटी जो है वो कंसिस्टेंट फील होती है चाहे सिचुएशन चेंज हो जाए, लेकिन वो हमेशा बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूथ एंड आइडेंटिटी डेवलपमेंट। यूथ का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो है 15 से 29 ईयर्स के बीच में। इंडिया यूथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूथ वो लोग होते हैं जो अडोलेसेंस और अडल्टहुड फेज के बीच में होते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि वो कौन है, जैसे कि करियर पर्सपेक्टिव से, सेक्सुअल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग या फिर अपनी आइडियोलॉजीज के हिसाब से। साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन ने इस फेज को कहा है साइको सोशल मोरेटोरियम। इसका मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जब यूथ अलग अलग रोल्स जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी ग्रुप का लीडर बनना या फिर आर्टिस्ट बनना। और ये जो डिसीजन है वो अपनी करियर की वजह से नहीं लेते कि आगे चल के उन्हें इसमें करियर बनाना है, ठीक है, बिना तुरंत डिसाइड किए कि उन्हें लाइफ में क्या करना है या वो क्या बनेंगे, उसके बाद भी वो ये अलग अलग रोल्स जो है वो ट्राई करते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल रास्ते चुनते हैं, जैसे कि फैमिली बिजनेस में जाना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, जबकि कुछ लोग क्रिएटिव और डिफरेंट रास्ते चुनते हैं, जैसे कि डांसर बनना, ट्रैवलर बनना या एंटरप्रेन्योर बनना। इस दौरान यूथ की आइडेंटिटी कभी स्टेबल लगती है और कभी कंफ्यूजिंग, यानी आइडेंटिटी जो है वो स्विंग करती है बिटवीन स्टेबिलिटी एंड कंफ्यूजन। पहले के टाइम में लोगों के करियर जो है, करियर रोल्स उनके पेरेंट्स चूज करते थे, जैसे किसी के फादर हैं, अगर वो फार्मर हैं तो बेटा भी फार्मर बनेगा। बट आज के टाइम में यूथ के पास फ्रीडम है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर चूज कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल बेसिस ऑफ आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी सिर्फ हमारे चॉइसेस से नहीं बल्कि सोसाइटी के कई फैक्टर से बनती है। और क्या है ये फैक्टर? सबसे पहले है रेस, एथेंसिटी या फिर कास्ट। हमारी फिजिकल या कल्चरल कैटेगरी होती है जिसके बेस पर लोग हमें ट्रीट करते हैं। इंडिया में कास्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जॉब, मैरिज और लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद है क्लास, यानी आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन। आपके पास कितना पैसा है, ये आपकी एजुकेशन, हेल्थ और जॉब अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट करता है। उसके बाद है रिलीजन। ये आपके थॉट्स, आपके वैल्यूज को शेप करता है, लेकिन कभी कभी रिलीजन से डिवीजन और डिफरेंसेस भी क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद है सेक्सुअलिटी। यूथ ग्रेजुअली अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को समझने लगते हैं, जैसे कि वो स्ट्रेट हैं या फिर कुछ और हैं, लाइक वो किस में इंटरेस्टेड है, मेंस में इंटरेस्टेड है, विमेंस में इंटरेस्टेड है। देन उसके बाद जेंडर। सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि एक लड़का या एक लड़की कैसे एक्ट करे, क्या उनके जेंडर रोल्स हैं, यानी उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक सोसाइटी रखती है। उसके बाद है एज। जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपकी आइडेंटिटी भी चेंज होती रहती है आपके एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद है डिसेबिलिटी। जिन लोगों के पास कोई डिसेबिलिटी यानी कि कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उनकी आइडेंटिटी इस बेस पर बनती है और उन्हें सोशल बैरियर्स का सामना भी करना पड़ता है। हर इंसान के पास कई आइडेंटिटीज होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, और ये जो आइडेंटिटी है एक दूसरे को ओवरलैप भी करती हैं। जैसे कि एक यंग मिडिल क्लास हिंदू गर्ल जिसे डिसेबिलिटी है,
उसकी आइडेंटिटी इन सब फैक्टर्स पे मिलके डिपेंड करती है। क्योंकि ये जो सारे सोशल फैक्टर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट कहीं ना कहीं एक ही पर्सन से जुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन आइडेंटिटी। ये पर्सपेक्टिव बताते हैं कि एक पर्सन अपने आप को कैसे समझता है, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। और ये समझ दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्शन, सोशल ग्रुप्स और पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू कैसे शेप होती है। तीन मेजर पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहले है आपका सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं CH कोले का कॉन्सेप्ट। ये थ्योरी कहती है कि हमारी आइडेंटिटी दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं उस पर डिपेंड करती है। कोले ने एक आइडिया दिया लुकिंग ग्लास सेल्स का। हम इमेजिन करते हैं कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, वो हमें कैसे जज कर रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग हम प्राउड फील करते हैं या फिर नहीं करते। इसी के एग्जाम्पल से समझे, अगर कोई हमें आके बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पोलाइट हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद को उसी नजरिए से देखने लगते हैं, मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव से हम खुद को जो है वो देखने लगते हैं। हर रोल जो हम प्ले कर रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड का, स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, डॉटर का, सन का, वो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। उसके बाद है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जो हेनरी टाइफल ने दी है। टाइफल ने बोला है कि हमारी आइडेंटिटी उन ग्रुप से बनती है जिनके हम मेंबर होते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी चीज में इंटरेस्ट है, लाइक आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे होंगे जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो आप क्या करोगे, आप उन लोगों के साथ ग्रुप शेयर करोगे, राइट? या फिर ऐसा हो सकता है, आप मान लीजिए क्रिकेट फैन हो, तो फिर क्या होगा, जो और क्रिकेट फैंस हैं आप उनके साथ एक ग्रुप बनाओगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स पर प्राउड फील करते हैं और उसे कंपेयर करते हैं दूसरे ग्रुप्स के साथ। मान लीजिए जैसे कि अब आप इंडिया के फैन हो, तो हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री के फैन हो, दूसरी कंट्री की टीम का। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हम अपने ग्रुप्स को दूसरे ग्रुप्स के साथ कंपेयर करते हैं। इससे पॉजिटिव आइडेंटिटी बनती है, लेकिन कभी कभी बायसेस और स्टेरियोटाइप्स जो हैं वो भी बीच में क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है एरिक्सनियन पर्सपेक्टिव। एरिक एरिक्सन कहते हैं कि यूथ के लिए आइडेंटिटी बनाना जरूरी है, तभी वो अडल्टहुड में एंटर कर सकते हैं। आइडेंटिटी के इन्होंने दो एम्स बताए। सबसे पहले है आइडेंटिटी सिंथेसिस। जब एक स्टेबल और क्लियर आइडेंटिटी डेवलप हो जाए, उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी सिंथेसिस। और दूसरा है आइडेंटिटी कंफ्यूजन। जब पर्सन कंफ्यूज होता है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो उसे बोलेंगे आइडेंटिटी कंफ्यूजन। कुछ और रिस्क भी इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले है नेगेटिव आइडेंटिटी। जब कोई जानबूझकर गलत या फिर रिबेलियस आइडेंटिटी चूज करता है अपने लिए। उसके बाद है टोटलिटेरियन आइडेंटिटी। जब कोई अपने बिलीव्स को एक्सट्रीम तरीके से फॉलो करता है, जैसे आपने लोगों को देखा होगा ना कि अपने रिलीजियस बिलीव्स को कितने एक्सट्रीम तरीके से फॉलो करते हैं, तो उसे बोलेंगे टोटलिटेरियन आइडेंटिटी। उसके बाद बात हो रही है फेडिलिटी की। फेडिलिटी जो है, यानी कि कमिटमेंट, ये तब डेवलप होती है जब यूथ अपने वैल्यूज को सच में मानते हैं और उन पे कमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है मार्किया एडेड 4 आइडेंटिटी स्टेटस। जेम्स मार्किया एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने 4 आइडेंटिटी स्टेटस दिए। इसके बारे में हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, यू कैन क्लिक द आई बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर टू वॉच दैट वीडियो। और अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले है आइडेंटिटी अचीवमेंट। जब एक्सप्लोर किया जाए और डिसीजंस भी ले लिया जाए, लाइक आपने किसी चीज को एक्सप्लोर करा, अब आपको उस फील्ड में जाना है, नहीं जाना है, आपको वहां करियर बनाना है या नहीं बनाना, ये डिसीजन भी आप इस स्टेटस पे ले लेते हैं, यानी कि कमिटमेंट भी यहाँ पे हो जाती है। दूसरा है मॉरिटोरियम। अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिसीजन नहीं लिया, मतलब आप फील्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ट्राई कर रहे हैं, सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट अभी तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया कि आपको किस में जाना है। उसके बाद है फोरक्लोजर। बिना एक्सप्लोर किए ही डिसीजन ले लिया, मतलब आपने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करा, किसी भी फील्ड में एक्सप्लोर नहीं करा और करियर का डिसीजन ले लिया, या तो पेरेंट्स की वजह से, लाइक उनका प्रेशर था, या फिर सोसाइटी के कहने पर, किसी और के कहने पर आपने डिसीजन ले लिया। और फोर्थ है डिफ्यूजन। ना एक्सप्लोर किया, ना ही कोई कमिटमेंट है, और आप बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं है आपको अपनी लाइफ में करना क्या। तो ये है जेम्स मार्किया के 4 आइडेंटिटी स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बताता है कि फैमिली का किसी पर्सन के डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है।
स्पेशली उसके चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक। क्या क्या फंक्शंस होते हैं फैमिली के? सबसे पहले रिप्रोडक्शन, आप किसी नई जनरेशन को इस वर्ल्ड में लाते हो। उसके बाद है सोशलाइजेशन, आप बच्चों को जो है वो वैल्यूज सिखाते हो, उनका रोल सिखाते हो, जैसे रिस्पेक्ट करना दूसरों की, किसी से कैसे बात करनी है, या फिर जो भी जेंडर रोल्स होता है। उसके बाद है रोल असाइनमेंट, किसका क्या रोल होगा, मतलब कौन ब्रेड बटर अर्न करेगा, बाहर जाके कौन कमाएगा, और कौन घर पे रह के केयर करेगा, दूसरों की केयर गिवर होगा, यानी कि देखभाल करेगा। उसके बाद इकोनॉमिक सपोर्ट, एक फैमिली जो है वो इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, मनी प्रोवाइड करना। देन उसके बाद है इमोशनल सपोर्ट, जैसे कि लव एंड केयर देना। ठीक है, जब मुश्किल टाइम आए तो प्यार से दूसरों का जो है वो सहारा बनना, ये सब चीजें भी फैमिली के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, और पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चे की ग्रोथ और पर्सनालिटी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स की, मतलब बच्चों को किस तरीके से क्या पेरेंटिंग देनी है। सबसे पहला स्टाइल होता है इसमें परमिसिव। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो है बच्चों की हर बात मान लेते हैं। बच्चे जो है वो इसमें कम कंट्रोल में रहते हैं पेरेंट्स की। बच्चे जो है वो ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। ये बच्चे जो है वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होते। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल में बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं। दूसरा है अथॉरिटेरियन, ज़्यादा रूल्स, डिसिप्लिन, फोर्सफुली जो आप बच्चों पे चीज़ें थोपते हो, इमोशंस कम समझना बच्चों के। बच्चे जो हैं इसमें क्या होता है वो रिबेलियस हो जाते हैं। ठीक है, फियरफुल भी बन जाते हैं, रिबेलियस भी हो जाते हैं, मतलब अथॉरिटेरियन में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद है अथॉरिटेटिव, यानी कि बैलेंस्ड, बच्चों को प्यार भी देते हैं, डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, और सबसे जो है इसे हम हेल्दी स्टाइल मानते हैं किसी बच्चे को जो है वो पाल पोस के रेस करने के लिए। उसके बाद है अनइन्वॉल्व, यानी कि नेग्लेक्टफुल, ना तो आप बच्चों को प्यार दे रहे हो इसमें, ना ही उन्हें डिसिप्लिन सिखा रहे हो। बच्चे जो है वो अकेले रह जाते हैं और वो इमोशनली खुद को वीक महसूस करते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न पेरेंटिंग की। ओवर इन्वॉल्व पेरेंट्स हर छोटी चीज में इंटरफेयर करते हैं। आज के टाइम में भी हमने देखा होगा, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ओवर इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चों की लाइफ, और हर बात में जो है वो इंटरफेयर करते हैं, जिससे बच्चों में एंजाइटी या फिर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। मतलब आप बच्चों को जो है वो ऑटोनॉमस नहीं बना रहे हो, उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे हो, आप उनको जो है खुद पे डिपेंड करा रहे हो। नेक्स्ट है सिबलिंग रिलेशनशिप। सिबलिंग रिलेशनशिप जो होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है एक यूथ की आइडेंटिटी पर। सिबलिंग का जो रिलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनकी एज और एक्सपीरियंस लगभग सेम होते हैं। कभी कभी फाइट भी होती है उनसे, लेकिन वो एक दूसरे को समझते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं वहां से, और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अगर पेरेंट्स किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लाइक फेवरेटिज्म होती है, तो दूसरा बच्चा जो है उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाता है, यानी कि वो अपने आप को कम समझने लगता है, उसको ऐसी फीलिंग आने लगती है, और राइवलरी यानी कि जो फाइट्स है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। टीन एज में कभी कभी भाई बहन की इन्फ्लुएंस पेरेंट्स से भी ज्यादा होती है, मतलब एक जो सिबलिंग है, ब्रदर सिस्टर हैं, वो एक दूसरे की ज्यादा बात मानते हैं रादर देन पेरेंट्स की। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, यानी कि अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, तो ये बॉन्ड जो है हो सकता है कि वो थोड़ा कम हो जाए। नेक्स्ट है इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप। यहाँ पे बात हो रही है दो अलग जनरेशन की, जैसे कि मदर फादर और उनके बच्चे, तो यहाँ पे दो अलग जनरेशन हो गई ना, तो यहाँ पे उनके रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। सबसे पहले है फैमिली मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक ऐसा फैमिली जहाँ पे लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ये आपको दिखेगा विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज, लाइक क्या नाम कहते हैं, ट्रेडिशनल फैमिलीज में, वहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ज़्यादा प्रेफरेंस है वो घर के बेटे को, सन को दी जाती है, और ये लोग जो है वो ज़्यादा चिल्ड्रंस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा चिल्ड्रंस जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें फाइनेंशियली भी और वैसे भी, और भी कोई हेल्प हो उसमें भी। देन उसके अलावा यहाँ पे उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने बड़ों की सारी बात माने, अपनी फैमिली के लिए लॉयल रहें, तो ओबीडियंस एंड फैमिली लॉयल्टी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है फैमिली मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा
छूट दी जाती है, यानी कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनने के लिए एनकरेज किया जाता है। ये आपको मोस्टली वेस्टर्न या मॉडर्न अर्बन सोसाइटी में मिलेगा। बच्चों को यहाँ इंडिपेंडेंट बनने के लिए इनकरेज किया जाता है ताकि वो अपने डिसीजंस खुद लें। पेरेंट्स जो हैं उनसे किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद नहीं रखते। उसके बाद है फैमिली मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। ये आपको मिलेगा जनरली यहाँ पे अर्बन एरियाज में। मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चे इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन इमोशनली अपनी फैमिली से कनेक्टेड भी हैं। तो आजकल ये बहुत कॉमन है अर्बन इंडियन फैमिलीज में। उसके अलावा यहाँ पे इमोशनल क्लोजनेस होती है और प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस जो है वो दोनों साथ में चलते हैं। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो एक आप ये समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, उसकी मैरिज हो गई, ठीक है? अब वो अपनी वाइफ के साथ जो है वो अलग रहने लगे। मतलब ये नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वो उनके साथ अलग रह रहे हैं सेम ही बिल्डिंग में। और पेरेंट्स भी वहीं पे रह रहे हैं, वो भी वहीं पे रह रहे हैं, बस उन्होंने फ्लोर अलग ले रखे हैं। तो एक तरीके से वो अपने फैमिली को जो है वो छोड़ भी नहीं रहे हैं। मतलब कोई हेल्प चाहिए हो तो वो इमीडिएटली उनके पास पहुँच सकते हैं। तो और कोई इमोशनल कनेक्शन हो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन उन्होंने अपना जो एक वर्ल्ड है, अपनी जो फैमिली है वो एक अलग से बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो एक तरीके की इंडिपेंडेंस भी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो यूथ है आज के टाइम में वो फ्रीडम भी चाहते हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन जो है वो फैमिली से भी बना के रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप, सॉलिडारिटी और कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है क्या अलग अलग जनरेशन में, जैसे हमने बात की कि पेरेंट्स की और बच्चों की, तो क्या इन जनरेशन में जो रिलेशनशिप बन रहे हैं उसमें सॉलिडारिटी यानी कि एकता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फाइट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो बैंक्सटन ने थ्योरी ऑफ सॉलिडारिटी दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक अगर एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है तो उस स्ट्रॉन्ग फैमिली में जो बॉन्ड है उसके 5 टाइप्स बताए हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चर, लिविंग क्लोज बाय। अगर फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के पास रहते हैं तो बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। दूसरा है एसोसिएशनल, फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट। अगर फैमिली मेंबर्स अक्सर मिलते हैं या फिर बात करते हैं फोन पे या मिलके तो भी उनकी बॉन्डिंग अच्छी रहती है। तीसरा है अफेक्चुअल, इमोशनल क्लोजनेस, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट या बॉन्डिंग होती है। फोर्थ है नॉर्मेटिव, शेयर्ड वैल्यूज, सबके वैल्यूज या फिर जो थॉट्स होते हैं जैसे कि रिस्पेक्ट करना, कल्चर, ड्यूटी, ये सब जो है वो सेम होते हैं। फिफ्थ है फंक्शनल, हेल्पिंग ईच अदर फाइनेंशियली और इमोशनली। जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं लाइक मनी के उसमें या फिर एडवाइस में या फिर इमोशनल सपोर्ट के थ्रू, तो ये जो 5 इन्होंने हमें टाइप्स बताए ये है एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड के टाइप्स। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये लेशर और इलेमन ने दी है और इन्होंने बोला है कि जो सारे रिश्ते होते हैं, ठीक है, हर रिश्ता होता है, जरूरी नहीं है कि वो पीसफुल हो। ठीक है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और इन और बहुत से टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर जो है वो लड़ाई हो सकती है। सबसे पहले इन्होंने बताया कम्युनिकेशन स्टाइल, बात करने का जो तरीका है वो अलग होता है, तो हो सकता है इस वजह से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स। लाइफस्टाइल चॉइसेस, जो आपकी लाइफ है उसको जीने का तरीका सबका अलग होता है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन बन सकता है। पेरेंटिंग डिफरेंसेस, बच्चों की जो परवरिश हो रही है, जिस तरीके से पेरेंट्स उन्हें रेस कर रहे हैं, इस चीज में जो है वो डिसएग्रीमेंट हो सकती है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन बन सकता है। पॉलिटिकल और रिलीजियस वैल्यू, मतलब सबके जो पॉलिटिकल और जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एक दोनों जनरेशन्स के बीच में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। अभी हमने बात करी कि इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप के क्या पैटर्न्स होते हैं सॉलिडेरिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पे। बट अब हम बात करते हैं कि किस तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। सबसे पहले है एमिकेबल, हाई क्लोजनेस, लो कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ सबसे ज्यादा हेल्दी टाइप का रिश्ता बनता है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत कम होते हैं। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो वहां पे इतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं लोगों के, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स के साथ ज्यादा होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इतने नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोगों का हमारे साथ एक अलग ही बॉन्ड होता है, एक बहुत लविंग सा बॉन्ड, इसलिए। उसके बाद है एम्बिवेलेंट, हाई क्लोजनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रांग होती है, लेकिन बार बार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जैसे कि एक मदर या डॉटर का हम रिलेशनशिप देखें, उसमें क्लोजनेस तो है लेकिन
आपके माइंडसेट या आपके पर्सपेक्टिव के चक्कर में बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिलती है। उसके बाद है डिसहार्मोनियस, हाई कॉन्फ्लिक्ट, लो क्लोजनेस। ये नेगेटिव टाइप का रिलेशन होता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं और इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ही कम होती है। जैसे कि आप किसी फादर सन के रिलेशन में देख सकते हो कि कहीं कहीं कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट जो होती है वो दोनों मिसिंग होती है। उसके बाद है सिविल, लो इन बोथ, ना ज्यादा क्लोजनेस होती है ना ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मतलब फॉर्मल और न्यूट्रल रिलेशनशिप होता है ये एक। इसका अगर एग्जांपल देखें तो मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, किसी अंकल आंट के घर जा रहे हैं, वहां आप हर बार तो जाते नहीं, आप किसी फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं या फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो वहां पे आप जो होंगे एक फॉर्मल और न्यूट्रल बॉन्ड जो है उनके साथ शेयर करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूथ ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। मतलब कि यूथ और ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस। मतलब यूथ की जो इंडिपेंडेंस होती है वो, और रिलेटेडनेस मतलब उनकी फैमिली। तो यूथ की जो इंडिपेंडेंस होती है और उनकी जो फैमिली होती है, इसके बीच में वो कैसे बैलेंस बनाते हैं, इस बारे में यहाँ बात हुई है। तो जो यूथ है वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं, लेकिन वो फैमिली से भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं। इसी वजह से उनकी लाइफ में इमोशनल स्ट्रगल्स होते हैं। इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक लड़की है, वो किसी और रिलीजन के लड़के को पसंद करती है, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताए, उसके पेरेंट्स उससे डिसअपॉइंट होंगे। एक बॉय है जो अपना कॉलेज छोड़ देता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता, उसे डर लगता है कि मुझसे नाराज होंगे, मुझसे डिसअपॉइंट होंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो यूथ है यानी कि जो गर्ल और बॉय है वो अपने अपने लेवल पे एक डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, वो उनकी इंडिपेंडेंस को दिखा रहा है, लेकिन वही कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से वो उस चीज को कैसे बैलेंस करे ये नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ पे जो मेन मैसेज है वो ये है कि हेल्दी आइडेंटिटी तब बनती है जब यूथ अपने डिसीजन लेने लगते हैं, लेकिन फैमिली के साथ जो उनका रिलेशन है उसे भी बनाए रखते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं होता कि जो रिलेशनशिप्स है वो तोड़ दिए जाए और बिल्कुल आप डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब अब किसी पे, अब आप आपके पास प्रॉपर इंडिपेंडेंस है, नहीं, ये मतलब नहीं होता। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद लेना, पर अपनी जो फैमिली है उनको भी वैल्यू करना, उनको भी रिस्पेक्ट देना। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने देखा कि आइडेंटिटी पर्सनल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, और जेंडर, कास्ट, क्लास, सोसाइटी ये सब भी इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि दूसरों से मिलने वाली रिकॉग्निशन भी हमारी आइडेंटिटी बनाती है, जिसमें हमने कूले के कॉन्सेप्ट को देखा, लुकिंग ग्लास सेल्फ वाले। और उसमें हमने ये देखा कि जैसे सोसाइटी हमें देखती है हम भी खुद को वैसे ही देखने लगते हैं। उसके बाद हमने एरिक्सन की बात की कि एरिक्सन बोलते हैं आइडेंटिटी बनाना यूथ का मेन टास्क होता है। यूथ अलग अलग रोल्स को ट्राई करते हैं जब तक उनकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं हो जाती, और ये आइडेंटिटी क्लियर भी हो सकती है और कंफ्यूज भी हो सकती है। उसके बाद हमने जेम्स मार्किया के 4 स्टेटस पढ़े, अचीवमेंट, फोक्लोजर, मोरेटोरियम, डिफ्यूजन। देन उसके बाद हमने देखा कि फैमिली कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूथ की आइडेंटिटी में। कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स देखे और गाइडेंस को भी देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि सिबलिंग कैसे हमें हेल्प कर सकता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में, और कैसे हमारे लिए कंपटीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने अलग अलग टाइप्स के फैमिली मॉडल्स देखे, इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, साइकोलॉजिकल, और ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते रहते हैं। अलग जनरेशन्स के जो बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो लविंग भी हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भरे भी हो सकते हैं। और यूथ जो है वो हमेशा से फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये भी हमने इस यूनिट में पढ़ा। So that's all for today's video. I have now completed Unit 3 Social and Psychological Perspectives on Identity from the book BPCG 172 Youth, Gender and Identity. If you have not watched Unit 1 and Unit 2 yet, the link is in the description below and also at the end of this video, so do check it out. I have also shared the PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link is in the description. Feel free to download and revise. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Your support really motivates me to keep creating such helpful content. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.